Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Naeem, and today we are going to study a very important and interesting topic, and that is laser. So सबसे पहले हमें ये पता करना है कि व्हाट इज़ लेज़र. लेज़र क्या होती है? आप सब ने इसके बारे में सुना होगा और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ की होंगी. तो हमने सबसे पहले देखना है कि ये लेज़र हैं क्या. सो लेज़र इज़ द एक्रोनिम फॉर द लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. लेज़र जो है LASER. L means light, A means amplification, S means stimulated, E means emission and R means radiation. So laser जो है ये एक्रोनिम है for the light amplification by stimulated emission of radiation. ठीक है. अब इसमें स्टिमुलेटेड इमिशन का जिक्र किया गया. अभी हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी तरह की इमिशंस हो सकती हैं और लेज़र के लिए हमें सिर्फ स्टिमुलेटेड इमिशन ही चाहिए. ठीक है. एज द नेम इंडिकेट्स लेजर्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एन इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट बीम ऑफ विजिबल लाइट. यानी आपके नेम से पता चल रही है इसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं लेज़र की. क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? एक तो ये इंटेंस होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है यानी ये इधर उधर डिस्पर्स नहीं करती, सिंगल वेवलेंथ की होती है, और यूनिडायरेक्शनल सीधी एक ही डायरेक्शन में जाती है, कोहेरेंट बीम ऑफ विजिबल लाइट. और आपको नज़र आती है आजकल बहुत सारे जो है वो टॉय लेज़र्स भी आ गए आपके पास, बच्चे यूज़ करते हैं. वो लेज़र की बीम आप देखते हैं वो किस तरह से बिल्कुल सीधी जाती है, इंटेंस बीम होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है और यूनिडायरेक्शनल इधर उधर डिस्पर्स नहीं करती. ठीक है. सो टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द लेज़र टर्म्स सच एज स्टिमुलेटेड इमिशन एंड द पॉपुलेशन इन्वर्जन मस्ट बी अंडरस्टूड. ये दो चीज़ें समझना, लेज़र को पढ़ने के लिए ये दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. एक तो स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है जैसे मैंने अभी बात की, और पॉपुलेशन इन्वर्जन किसको कहते हैं. ये दो चीज़ें आज हम समझेंगे कि स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होती है और पॉपुलेशन इन्वर्जन किसको कहते हैं. ये दो चीज़ों को जब आप समझ लेंगे तो आप लेज़र को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो सबसे पहले स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन. स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है और स्टिमुलेटेड इमिशन किसको कहते हैं, और आपकी लेज़र की प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है वो हम देखते हैं. ठीक है. अब ये देखें साइड पे उन्होंने इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन बताई हुई. अब्जॉर्प्शन क्या होती है? अब्जॉर्प्शन ये होती है कि ये आपका दो एनर्जी स्टेट्स उन्होंने दिखाए हैं, एक E1 है और एक E2 है. अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका E1 स्टेट के ऊपर पड़ा है तो वो, या कोई एटम जो है वो आपका वो E1 स्टेट के ऊपर है, तो वो क्या करता है, वो पहले एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी अब्जॉर्ब करके E1 स्टेट से ये नेक्स्ट उसने अब्जॉर्ब किया, E2 स्टेट में चला गया. सो दिस इज द इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन. आपने उसके ऊपर कोई फोटोन एनर्जी उसने कैसे अब्जॉर्ब की, किसकी एनर्जी अब्जॉर्ब की? HF एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की किसी इनकमिंग फोटोन की. कोई इनकमिंग फोटोन आपने उसके ऊपर फॉल कराया एटम के ऊपर और वो उस फोटोन को अब्जॉर्ब करके E1 से E2 स्टेट में चला गया. ठीक है. दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन. इसको हम इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन कहते हैं. अब उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन और इंड्यूस्ड एमिशन क्या होती है वो भी देखते हैं. अब स्पॉन्टेनियस एमिशन ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन या ये जो एटम जो एक्साइटेड स्टेट में है, जब ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में जाएगा, क्योंकि ज़्यादा देर वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, तो उस वक्त वो जैसे ही अपनी E2 से दोबारा E1 में चला जाएगा तो वही उसने एनर्जी का जो फोटोन जो पहले उसने अब्जॉर्ब किया था HF एनर्जी का, वो अब वो इमिट कर देगा. सो दिस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन. इसको हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं कि उसने जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब की थी और ऊपर गया था, एक्साइट हुआ था जिस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके, जब वो डी एक्साइट होगा E2 से E1 में तो वही एनर्जी रिलीज कर देगा. सो दिस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन. अब इंड्यूस्ड एमिशन किसको कहते हैं या स्टिमुलेटेड एमिशन किसको कहते हैं कि आपके पास वो जो एनर्जी है E1, वो आपका जो फोटोन की एनर्जी जो आपने ऑब्जॉर्ब की है, जब आप उसको ऑब्जॉर्ब वो E1 स्टेट से आपका एटम E2 स्टेट में चला गया, ठीक है, यानी एक्साइटेड स्टेट में चला गया वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके, उसके बाद वो E2 से E1 में आने के लिए एक फोटोन की बजाय इस तरह के दो फोटॉन्स की एनर्जी रिलीज करेगा और फिर E1 में आएगा. इसे कहते हैं इंड्यूस्ड एमिशन. अब आपने यानी उसने दुगनी एनर्जी रिलीज की. पहले अब्जॉर्ब वो एक फोटोन की एनर्जी करके गया था, लेकिन रिलीज उसने क्या किया है, एक फोटोन ये देखें पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा फोटोन उसने कब रिलीज किया, जब वो E2 से E1 में आया. ठीक है. पहले से एक फोटोन की एनर्जी मौजूद है HF, और दूसरा फोटोन, ये जो आपको इस सिचुएशन में नजर आ रहा है कि एक फोटोन HF एनर्जी जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा फोटोन तब रिलीज हुआ है जब वो E2 से E1 में आया. दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड एमिशन. अब ये क्या है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं. ये तो यहाँ पे इन्होंने एलेबोरेट किया है फिगर के जरिए से. अब हम इसको इधर देखते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या डिफरेंस है और इसका हमें क्या सिग्निफिकेंस है. सो कंसीडर सैंपल ऑफ द फ्री एटम्स, सम ऑफ विच आर इन द ग्राउंड स्टेट विद एनर्जी E1
एंड सम इन द एक्साइटेड स्टेट E2। आपने कुछ सैंपल लिए हैं, कुछ ग्राउंड स्टेट में मौजूद हैं, ठीक है, और कुछ एक्साइटेड स्टेट में मौजूद हैं, ठीक है। ग्राउंड स्टेट E1 है, एक्साइटेड स्टेट E2 है। द फोटॉन्स ऑफ एनर्जी HF शुड बी इक्वल टू E2 माइनस E1। ये आपको बोहर एटॉमिक मॉडल ने बताया कि हाई एनर्जी स्टेट और लो एनर्जी स्टेट का जब आप डिफरेंस लेते हैं तो वो जो एनर्जी HF होती है वो उन दोनों की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होती है। आर इंसिडेंट ऑन दिस सैंपल, जब आप एक फोटोन उसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे इस सैंपल पे, तो दीज इंसिडेंट फोटॉन्स कैन इंटरेक्ट विद द एटम्स इन डिफरेंट वेज। आप फिगर ए में देख सकते हैं कि द इंसिडेंट फोटोन इज अब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम in the ground state, thereby leaving the atom in the excited state. This process is called stimulated or induced absorption. ये तो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ है ना, यानी सबसे पहले ये जो स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन इसको कहते हैं कि आपके पास ये एक सैंपल था ना, इस सैंपल में एटम्स डिफरेंट स्टेट्स में है, कोई ग्राउंड में है, कोई एक्साइटेड स्टेट में है, या आपको ये देखेंगे अब यहाँ पे ये जो सैंपल है ये एक्साइटेड स्टेट में, तो कुछ यहाँ पे भी ये एक्साइटेड स्टेट में, तो कुछ एटम्स ग्राउंड स्टेट में, कुछ एक्साइटेड स्टेट में। जब कोई फोटोन HF एनर्जी का अब ए फिगर में ग्राउंड स्टेट के ऊपर आके फॉल करेगा किसी एटम के ऊपर जो ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो वो इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन करेगा, इसको स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन कहेंगे, और उसके बाद वो हाई एनर्जी स्टेट में मूव ऑन हो जाएगा। वंस इन द एक्साइटेड स्टेट टू थिंग्स कैन हैपन टू द एटम। एक दफ़ा वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो उससे दो बातें हो सकती हैं। नंबर 1, इट मे डिके बाय द स्पॉन्टेनियस एमिशन, या तो वो स्पॉन्टेनियस एमिशन करेगा जो कि आपको ये बी फिगर में नज़र आ रहा है कि ये एक्साइटेड स्टेट में है, वो एक्साइटेड से नीचे आएगा, और डी एक्साइट होगा तो वो स्पॉन्टेनियस एमिशन करेगा, ठीक है। तो या तो वो ऐसे करेगा, in which the atom emits a photon of energy HF is equal to E2 minus E1 in any arbitrary direction, ठीक है, कि वो जो उसने ऑब्जॉर्ब किया था वही उसने रिलीज कर दिया, जो उसने इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन में ऑब्जॉर्ब किया था वो उसने स्पॉन्टेनियस एमिशन में रिलीज कर दिया, या तो ये सिचुएशन होगी। द अदर अल्टरनेटिव फॉर द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट E2 इज टू डिके बाय द स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन। ये भी एक दूसरा तरीका है, दूसरा जो मेथड है अल्टरनेटिव मेथड एटम के लिए एक्साइटेड स्टेट E2 में, कि वो डिके करे बस स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन के जरिए से। ये इसकी स्टिमुलेटेड या जो इसकी इंड्यूस्ड एमिशन है इसी को आप क्या करें, स्टिमुलेटेड एमिशन। और आपको पता है लेजर के लिए हमने कहा है कि स्टिमुलेटेड एमिशन का होना ज़रूरी है। सो ये जो आपका पार्ट है दिस रिप्रेजेंट्स द इंड्यूस्ड एमिशन, या फिर इस इंड्यूस्ड एमिशन को आप स्टिमुलेटेड एमिशन भी कह रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि वो क्या करता है कि स्टिमुलेटेड एमिशन करे। इन दिस केस द इंसिडेंट फोटोन ऑफ एनर्जी HF इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इंड्यूसेस द एटम टू डिके बाय इमिटिंग अ फोटोन दैट ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस केस में जो इंसिडेंट फोटोन है जिसकी एनर्जी HF है और जो E2 माइनस E1 के बराबर है, वो इंड्यूस करती है एटम को कि वो डिके करे बाय इमिटिंग द आ फोटोन जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन में ट्रैवल करे, यानी इंसिडेंट फोटोन भी मौजूद रहता है और उसके बाद जब ये ऊपर से नीचे आता है एक्साइटेड स्टेट से, तो अनदर फोटोन भी उसके साथ इमिट होता है। तो इंसिडेंट फोटोन की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में आपका एक्साइटेड से जब डी एक्साइट होगा तो वहाँ उसका जो फोटोन इमिट होगा वो भी उसी डायरेक्शन में इमिट हो जिसमें पहले वाला फोटोन जो आपका एग्जिस्ट कर रहा है वो इमिट है, यानी जिसमें वो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है पहला फोटोन उसी डायरेक्शन में आपकी जो इंड्यूस्ड एमिशन के दौरान जो इमिट होगा वो भी उसी, यानी हायर से लोअर एनर्जी स्टेट डी एक्साइटेशन के दौरान जो इमिट हो रहा है वो भी उसी डायरेक्शन में इमिट होगा जिसमें इंसिडेंट फोटोन है, ठीक है। तो दैट ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन वी विल हैव 2 फोटॉन्स गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो एक फोटोन की वजह से हमारे पास 2 फोटॉन्स आ जाएंगे जो कि सेम डायरेक्शन में जाएंगे। थस वी हैव अकम्प्लिश्ड 2 थिंग्स, एन एम्पलीफाइड एज वेल एज अ यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट बीम। From a practical point, this is possible only if there is more stimulated or induced emission than spontaneous emission. This can be achieved as described. अब हम इसको next देखते हैं कि किस तरह से इसको achieve किया जाता है, ठीक है। अभी तक तो हमने ये देखा ना कि किस तरह से आप ये हम इसको कि स्टिमुलेटेड एमिशन किसको कह रहे हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन हम उसको कह रहे हैं कि अगर वो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट फोटोन है और इंसिडेंट फोटोन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो आपकी इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही है हायर से लो एनर्जी स्टेट में आने से, ग्राउंड स्टेट में आने से, वो दोनों एमिशंस इन द सेम डायरेक्शन हो तो फिर वो यूनिडायरेक्शनल भी होंगी और वो जो है वो इंटेंस बीम भी बन जाएगी, ठीक है। तो वो यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट बीम बन जाएगी, एम्पलीफाइड भी होगी और इंटेंस बीम भी होगी। अब हमने ये देखना है कि ये पॉसिबल कैसे है
कि आपका इंसिडेंट फोटोन भी मौजूद रहे और कैसे आपकी डी एक्साइटेशन के दौरान जो फोटोन है वो इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में मूव करे। ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, इसको अब हम आगे देखते हैं कि कैसे आप अपनी स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एमिशन करा सकते हैं। ठीक है, अब स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन नॉर्मल हालात में आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्योंकि ये फोटोन जो था आपका इंसिडेंट फोटोन ये तो अब्जॉर्ब हो गया था, जब ये अब्जॉर्ब हो गया था तो ही तो डी एक्साइटेशन के दौरान दूसरा जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हुई थी। तो नॉर्मल सिचुएशन में तो ऐसा हम देखना पॉसिबल नहीं है। अगर आप जो नॉर्मल हालात में देखें तो फिर नॉर्मल सिचुएशन में एक फोटोन के साथ साथ दूसरा फोटोन कैसे आ सकता है कि एक फोटोन वो फोटोन भी मौजूद रहे और जो डी एक्साइटेशन के दौरान दूसरा फोटोन भी आ जाए और दोनों इन द सेम डायरेक्शन चलें और स्टिमुलेटेड एमिशन हो जाए। तो नॉर्मल सिचुएशन में स्टिमुलेटेड एमिशन का होना पॉसिबल नहीं है। फिर स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एमिशन किन हालात में हो सकती है वो हम देखते हैं। वो कौन से हालात हैं? वो ये है पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड लेजर एक्शन। पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना बहुत ज़रूरी है फॉर द स्टिमुलेटेड एमिशन, वरना स्पॉन्टेनियस एमिशन ही नॉर्मल सिचुएशन में होती है। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन किसको कह रहे हैं ये देखिए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आपको बता रहे हैं कि नॉर्मल पॉपुलेशन क्या होती है कि जो आपकी ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द एक्साइटेड स्टेट। ये अब आपके पास अगर ग्राउंड स्टेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 दीज आर द 8 एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट, सो द नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट वो 2 है सिर्फ। ठीक है, तो स्मॉलर एनर्जी लोअर एनर्जी स्टेट में ग्राउंड स्टेट में स्मॉलर एनर्जी होती है और हायर एनर्जी स्टेट जिसकी एनर्जी जो है वो लार्जर होती है। होता ये है कि नॉर्मल सिचुएशन में ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और एक्साइटेड स्टेट जिसकी एनर्जी लार्जर है उसमें कम होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू द ग्राउंड स्टेट। दिस इज द नॉर्मल पॉपुलेशन। A normal population of the atomic energy state with more atomic in the lower energy state than in the excited state, ये नॉर्मल है। अब हमें लेज़र के लिए नॉर्मल सिचुएशन नहीं चाहिए। मैंने आपको कहा नॉर्मल हालात में तो ये होता है कि वो इंसिडेंट फोटोन को ऑब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, एक्साइट होगा, वापस जब डी एक्साइट होगा तो वही फोटोन जो पहले ऑब्जॉर्ब किया होता है उसको इमिट कर देगा और वो आपकी स्पॉन्टेनियस एमिशन हो जाएगी। लेकिन वो स्पॉन्टेनियस एमिशन आपको लेज़र के लिए नहीं चाहिए। लेज़र चूँकि एक हाईली इंटेंस और फोकस्ड बीम और यूनिडायरेक्शनल बीम आपको चाहिए और कोहेरेंट यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट इंटेंस और फोकस्ड बीम चाहिए, उसके लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन का कराना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन इन्वर्जन इस नॉर्मल पॉपुलेशन की इन्वर्स होगा, इसीलिए उसको कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन वो सिचुएशन होगी जो इस नॉर्मल पॉपुलेशन की इन्वर्स सिचुएशन होगी। अब वो इन्वर्स सिचुएशन क्या है ये देखें पॉपुलेशन इन्वर्जन में, कि ग्राउंड स्टेट में आपके नंबर ऑफ एटम्स कम हो और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो। यानी ग्राउंड स्टेट में अगर 2 हैं यानी इसके इन्वर्स हो गया ना, 2 एटम्स रह गए इन द ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में 8 एटम्स हो गए जो पहले ग्राउंड स्टेट में होते थे। इसको कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। So the population inversion is the inverse of the normal population. A population inversion in which the higher state has the greater population than the lower energy state. ये इस सिचुएशन को हम population inversion कहते हैं और इसी सिचुएशन में आपकी लेज़र बीम प्रोड्यूस हो सकती है, अदरवाइज लेज़र बीम प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन इन्वर्जन अब हम इसको लेके चलते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिंपल केस ऑफ द मटेरियल हुज एटम्स कैन रिसाइड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। हमने देखा अगर 3 स्टेट्स हम कंसीडर करते हैं, हम जो है वो इस तरह का मटेरियल ले रहे हैं जिसके एटम्स जो हैं वो रिसाइड कर सकते हैं, रह सकते हैं 3 डिफरेंट स्टेट्स में, E1, E2 एंड E3। अब E1 जो है वो ग्राउंड स्टेट है और E1 विच इज़ द ग्राउंड स्टेट उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है और E2 जो है द एक्साइटेड स्टेट अब आपकी E3 है। नो, E1 इज योर ग्राउंड स्टेट, E3 is your excited state, ठीक है। तो E1 आपकी ग्राउंड स्टेट हो गई, E3 जो है वो आपकी अब एक्साइटेड स्टेट हो गई। तो ये जो E2 है बीच में ये क्या है फिर? ठीक है, तो आपने ये देखा सब E1 इज द ग्राउंड स्टेट, द एक्साइटेड स्टेट E3 इन विच द एटम्स कैन रिसाइड ओनली फॉर 10⁻⁻8 सेकेंड। याद रखें एक्साइटेड स्टेट में जो कि E3 अब हम कह रहे हैं उसमें एटम्स सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए रह सकते हैं। एंड द ये जो आपकी E2 है जिसके बारे में हम बात करें कि व्हाट इज E2, दिस E2 इज नो
कॉल्ड एज मेटास्टेबल स्टेट। कौन सी स्टेट है ये? मेटास्टेबल स्टेट। इसको मेटास्टेबल स्टेट कहेंगे। इन विच द एटम्स कैन रिसाइड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³ सेकेंड, यानी मच लॉन्गर देन द 10⁻⁸ सेकेंड है। ये भी एक्साइटेड स्टेट इन कंपैरिजन टू द ग्राउंड स्टेट, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से ऊपर जो भी स्टेट है वो एक्साइटेड ही होती है, लेकिन इसमें चूंकि एटम ज़्यादा देर के लिए स्टे कर सकते हैं, इसलिए इसको आप मेटास्टेबल स्टेट कहेंगे। और इसका जो टाइम है वो तकरीबन 10⁻³ सेकेंड है स्टे करने का, जो कि काफ़ी लॉन्गर टाइम है एज़ कम्पेयर टू द एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि कोई भी जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसका जो एटम्स के डिसाइड करने का जो टाइम होता है वो 10⁻⁸ सेकेंड होता है, जो कि बहुत ही कम टाइम होता है। आपके ग्राउंड स्टेट से एटम जाते हैं और फ़ौरन ही वापस आ जाते हैं डी एक्साइट होके। ठीक है, तो ये अब जो बीच में एक स्टेट आ गई है मेटास्टेबल स्टेट, इसकी वजह से होगी पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये अब हम आगे देखते हैं। मेटास्टेबल स्टेट इज एन एक्साइटेड स्टेट इन विच an excited electron is unusually stable and from which the electron spontaneously falls to the lower state only after relatively longer time। ठीक है, कि अब आपका जो वो एक्साइटेड एटम था जिसका जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या करेगा मेटास्टेबल स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में है, ये भी एक्साइटेड स्टेट, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन या वो जो एटम है आपका वो ज़्यादा देर तक स्टेबल रह सकता है एज़ कम्पेयर टू दिस एक्साइटेड स्टेट E3। ठीक है, और E3 में से तो जैसे ही वो जाएगा साथ ही वो वापस आ जाता है ना। जब आपका इलेक्ट्रॉन या आपका जो एक्साइटेड एटम होता है जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो वहाँ से फ़ौरन ही, यानी E3 में जब जाएगा वहाँ से तो वो फ़ौरन ही डी एक्साइट होकर वापस आ जाएगा, लेकिन मेटास्टेबल स्टेट में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से आपकी उस वक्त तो E3 से जो फ़ौरन नीचे वापस आ रहा था वो आपकी क्या कर रहे थे, वो तो आपकी स्पॉन्टेनियस एमिशन करता है, यानी E1 से जो E3 में जाएगा और E3 से वापस E1 में आएगा, दिस इज द इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन। यानी अगर आपका इलेक्ट्रॉन या आपका जो एटम है वो एक्साइट होके वो ग्राउंड स्टेट से E1 से E3 में जाता है ड्यू टू द इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन, तो उसके बाद वो E3 से अगर डायरेक्ट E1 में आ जाता है तो वो आपकी स्पॉन्टेनियस एमिशन होगी। ठीक है ना, जो जैसे हमने पहले पढ़ा। लेकिन लेज़र के लिए हमने कहा था कि स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं होनी चाहिए, लेज़र के लिए होती है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये जो मेटास्टेबल स्टेट है, आपने ऐसा स्पेसिफिक मटेरियल लिया है, हर मटेरियल में ये मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आप ऐसा स्पेसिफिक मटेरियल लेंगे जिनमें ये मेटास्टेबल स्टेट हो, ताकि जब आपका इलेक्ट्रॉन या आपका एटम जब वो जो एक्साइट होके ड्यू टू द इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन जब वो ऊपर जाए E3 के पास, तो E3 से वो डायरेक्ट E1 में नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में ये मेटास्टेबल स्टेट भी मौजूद है। वो E3 से पहले इस मेटास्टेबल स्टेट E2 में आएगा और फिर E2 से वो E1 में आएगा। ठीक है, अब जितने नंबर ऑफ एटम्स जो एक्साइट होके ड्यू टू द इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन वो ऊपर गए E3 में, तो E3 में जब एक्साइटेड स्टेट में वो ज़्यादा देर नहीं रह सकते, तो वो साथ ही किस में आ जाएंगे, E2 में आ जाएंगे। तो E2 में नंबर ऑफ एटम्स की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगी ना। E2 स्टेट में अब आपकी जो E2 स्टेट है इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो जाएंगे, इसको कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। E3 में तो वो स्टे नहीं कर सकते थे ना, लेकिन E2 में वो स्टे कर सकते हैं। When the number of atoms move from the metastable state de-excite होके to the ground state में आएंगे तो स्टिमुलेटेड एमिशन होगी, और ये 4 के 4 आपके पास इकट्ठे जो फोटॉन्स हैं वो इमिट होंगे, और इसको कहते हैं हम स्टिमुलेटेड एमिशन। ये यहाँ पे उन्होंने ये दिखाया है कि a metastable state is an excited state in which an excited electron is unusually stable and from which the electron spontaneously falls to the lower state only after the relatively longer time. The transition from or to this state are difficult as compared to the other excited states. Hence, instead of direct excitation to this state, the electrons are excited to the higher energy level for spontaneous fall to the metastable state. Also, let us assume that the incident photons of energy HF is equal to E3 minus E1. आपने जो इंसिडेंट फोटोन इसके ऊपर फेंका था उसकी एनर्जी, चूंकि अब उसकी एक्साइटेड स्टेट E3 थी और ग्राउंड स्टेट E1 थी, रेज द एटम फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट E1 टू द एक्साइटेड स्टेट E3। वो एटम को रेज कर देगा इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन के दौरान ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट E3 में। ठीक है, बट द एक्साइटेड एटम्स डू नॉट डिके बैक टू E1। लेकिन वो जो एक्साइटेड एटम जो अब E3 में गए हैं वो फौरन डिके वापस होके E1 में नहीं आ सकते, यानी डिके बैक इनटू E1 में नहीं आएंगे। Thus only the alternative for the atoms in the excited state E3 is to decay spontaneously to the state E2
अब वो पहले 2 दफ़ा डिके किए ना, पहले वो डिके किए हैं E3 से E2 में ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी स्पॉन्टेनियस एमिशन करके E3 से पहले वो E2 में आए, ठीक है। द एटम्स रीच द स्टेट E2 मच फास्टर देन दे लीव द स्टेट E2, ठीक है। E3 से E2 में वो बहुत जल्दी आ जाएंगे, उसके इतने 10⁻⁻8 सेकेंड से भी पहले वो E3 से स्पॉन्टेनियस एमिशन करके E2 में आ जाएंगे, ठीक है। अब जब वो काफ़ी जल्दी आ जाएंगे, वहाँ से इतनी जल्दी आ जाएंगे जो कि मच फास्टर होगा देन टू लीव द स्टेट E2। E2 को छोड़ना इतना आसान नहीं होगा, E2 से E1 में जाना इतनी जल्दी वो नहीं होगा जितना जल्दी वो E3 से E2 में आएंगे। और E3 से E2 में आते हुए उन्होंने कौन सी एमिशन की है? स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब जब उन्होंने E2 से E1 में जाना है तब वो करेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन, क्योंकि यहाँ पे होगी पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। सो अब यहाँ पे दिस इवेंचुअली लेट्स टू द सिचुएशन दैट द स्टेट E2 कंटेन्स मोर एटम्स। ये वो सिचुएशन अब आ गई आखिरकार कि E2 के पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे देन द स्टेट E1, एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई यहाँ से। वंस द पॉपुलेशन इन्वर्जन हैज़ बिन रीच्ड द लेजिंग एक्शन ऑफ द लेजर इज सिंपली टू अचीव। तो अब बहुत आसान है इस लेजिंग एक्शन को अचीव करना। द एटम्स इन द मेटास्टेबल स्टेट E2 आर bombarded by the photons of energy HF is equal to E2 minus E1, resulting in an induced emission giving an intense coherent beam in the direction of the incident photon। अब जो इंसिडेंट फोटोन आप इसके ऊपर फॉल कराएंगे, पहले जो आपने फॉल कराया था यहाँ पे वो इसको ले गया था एक्साइट करा के, यानी ये जो फोटॉन्स, ये भी इंसिडेंट इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन थी। यहाँ पे इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन ने क्या किया था? उसे E1 से E3 में ले गया था, और फिर E3 से E2 में आते हुए उसके पास क्या हुई थी? स्पॉन्टेनियस एमिशन हुई थी। लेकिन अब जब मेटास्टेबल स्टेट पे नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं और फॉर अ लॉन्गर टाइम मौजूद है और पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई है, अब जब आप इसके ऊपर इंसिडेंट फोटोन फॉल कराएंगे, अब इस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी डिफरेंस जो है वो E2 माइनस E1 होगी, ठीक है। और अब जब ये इस तरह का इंसिडेंट फोटोन इसके ऊपर फॉल करेगा तो अब ये वापस जब आएंगे मेटास्टेबल स्टेट, अब ये इंसिडेंट फोटोन जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में ये जो 3 एटम्स हैं ये वापस जब नीचे आएंगे मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो उस एक इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में ही इन तीनों के फोटॉन्स भी रिलीज होंगे इन द सेम डायरेक्शनल, ताकि यूनिडायरेक्शनल रहे, फोकस्ड रहे और इंटेंस बीम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस था ये पॉपुलेशन इन्वर्जन का, ये लेज़र एक्शन के लिए ज़रूरी था। इसको मैं आपके लिए स्यूमराइज कर देती हूँ ताकि ये हमारे पास इसमें हमें समझ आ जाए कि हमने क्या काम किया। सबसे पहले हमने कहा लेज़र प्रोड्यूस करानी है। लेज़र प्रोड्यूस कराने के लिए इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन तो ज़रूरी है। इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन आपको 2 काम करके देती है। ये आपने शुरू में 3 फोटॉन्स फॉल कराए ना, जब 3 फोटॉन्स आप इसके ऊपर फॉल कराएंगे तो 3 जो एटम्स थे ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट E3 जो है ये वो स्टेट है इस वक्त जो आपकी जो आपने इसको एनर्जी दी है इन फोटॉन्स की, वो एनर्जी E इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू E3 माइनस E1 के इक्वल है, क्योंकि इस वक्त ये इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन करके ये तीनों एटम्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए E3 में वो ज़्यादा देर स्टे नहीं कर सकते। वहाँ से वो तीनों क्या करेंगे? स्पॉन्टेनियस एमिशन करेंगे। स्पॉन्टेनियस पहले एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, और तीनों स्पॉन्टेनियस एमिशन करके क्या किया उन्होंने? वो यहाँ आ गए मेटास्टेबल स्टेट में। और ये तीनों इकट्ठे नहीं आएंगे, मतलब ये एक एक करके बारी बारी आएंगे, इसलिए ये तीनों आपकी जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो स्पॉन्टेनियस एमिशन करके यहाँ पे आए मेटास्टेबल स्टेट में। मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स जो है वो ज़्यादा देर तक स्टे करते हैं एज कम्पेयर टू द एक्साइटेड स्टेट, एनी अदर एक्साइटेड स्टेट। ये भी मेटास्टेबल स्टेट भी एक तरह की एक्साइटेड स्टेट है ग्राउंड स्टेट से। यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब है कि अब आपके नंबर ऑफ एटम्स इन द मेटास्टेबल स्टेट जो है वो ग्रेटर हो गए एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट। अब आप इसके ऊपर इंसिडेंट फोटोन जब एनर्जी E इज इक्वल टू HF विच इज इक्वल टू E2 माइनस E1 का फॉल कराएंगे, तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट फोटोन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में जब ये मेटास्टेबल स्टेट से तीनों इकट्ठे नीचे आएंगे। याद रखें जब आपने कहा था कि स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रही है तो ये तीनों इकट्ठे नीचे नहीं आ रहे थे। जब ये तीनों इकट्ठे नीचे नहीं आएंगे तो आपकी स्पॉन्टेनियस एमिशन तो हो सकती है लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं हो सकती। फॉर द स्टिमुलेटेड एमिशन ये तीनों एटम्स जब इकट्ठे नीचे आएंगे फ्रॉम द मेटास्टेबल स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, तो उस वक्त जो इमिशन होगी वो आपकी स्टिमुलेटेड इमिशन होगी और वो तीनों मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन,
ठीक है। और फिर हाईली इंटेंस्ड फोकस्ड और जो है वो आपकी यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट बीम प्रोड्यूस होगी, जिसको आप लेज़र कहेंगे। तो ये सारा लेज़र एक्शन था। मैंने आपको बता दिया मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप एक तो नंबर ऑफ एटम्स ग्रेटर हो जाते हैं इन द फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, और इसमें आपके जो एटम्स हैं वो ज़्यादा देर तक स्टे कर सकते हैं। कितनी देर तक तकरीबन स्टे कर सकते हैं? 10⁻³ सेकेंड्स तक, जो कि काफ़ी लॉन्गर टाइम है एज़ कम्पेयर टू 10⁻8 सेकेंड फॉर द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। तो ये 2-3 बातें हमने जो इसके अंदर की हैं। एक तो पहली बात कि हमें स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए। स्टिमुलेटेड एमिशन किसकी वजह से पॉसिबल है? मेटास्टेबल स्टेट की वजह से। मेटास्टेबल स्टेट में क्या होती है? पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन किसको कहते हैं? कि जब आपकी नॉर्मल पॉपुलेशन से इन्वर्स हो जाए पॉपुलेशन, उसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। यानी नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट जो है वो ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू द ग्राउंड स्टेट। इस सिचुएशन को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। और जब ये पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी तो ही आपकी स्टिमुलेटेड एमिशन होगी, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास मेटास्टेबल स्टेट हो। यानी आपने ऐसा मटेरियल चूज करना है जिसमें मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, ताकि फिर वो पॉपुलेशन इन्वर्जन करा सके और उसके नतीजे में स्टिमुलेटेड एमिशन हो सके। दैट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप जितनी बातें आज हमने इस लेक्चर में की हैं आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि व्हाट इज स्टिमुलेटेड एमिशन, व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन, एंड हाउ द लेजर बीम कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिमुलेटेड एमिशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, एंड व्हाई वी नीड द स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेजर। तो ये तमाम बातें आज के टॉपिक में हमने डिस्कस की हैं। और लेज़र क्या है, लेज़र किस तरह से वर्क करती है, ये इंशाल्लाह हम फर्दर इसको आगे पढ़ेंगे, और कौन कौन सी जो है मटेरियल को यूज़ करते हुए हम ये पॉपुलेशन इन्वर्जन करा सकते हैं, इसको हम फर्दर पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also like my channel, share my channel, and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.